जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या हम कभी ये सोचते हैं कि भारत का एक ऐसा राज्य भी है जो एक तरफ दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटियों को छूता है और दूसरी तरफ खारे समंदर की लहरों से टकराता है? और इतना ही नहीं, वो 3 अलग-अलग देशों से घिरा हुआ है। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक जगह पर सिकुड़कर ये राज्य मात्र 9 किलोमीटर का रह जाता है। तो आज के इस विस्तृत चर्चा में हम इसी राज्य यानी पश्चिम बंगाल की भौगोलिक स्थिति और उसके विस्तार को डिकोड करने वाले हैं। तो हम केवल प्रमाणित डेटा पर ही बात करेंगे, कोई इधर उधर की बातें नहीं। एकदम सही। तो अब हम स्लाइड 2 देख रहे हैं। हाँ, इसका शीर्षक परिचय है। जी, यहाँ जो बिंदु लिखे हैं उन पर गौर करते हैं। पहला, पूर्वी भारत का एक प्रमुख और ऐतिहासिक राज्य। दूसरा, समृद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत। तीसरा, राज्य की प्रशासनिक राजधानी कोलकाता। और चौथा, इसे भारत का सांस्कृतिक हृदय कहा जाता है। मतलब ये केवल एक अलंकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। 19वीं सदी का जो बंगाल पुनर्जागरण था ना, जिसने पूरे भारत में आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधारों की नींव रखी, वो यहीं से तो शुरू हुआ था। और जहां तक प्रशासनिक राजधानी कोलकाता की बात है, ये सिर्फ एक शहर नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि 1911 तक ये पूरे भारत की राजधानी रहा। अरे हाँ, वो तो है। तो उस समय का जो भारी भरकम प्रशासनिक तंत्र था, वो ढांचा आज भी शहर की कार्यप्रणाली में साफ दिखाई देता है। यानी जो राज्य कभी पूरे देश का केंद्र था, आज वो पूर्वी हिस्से में कैसे स्थित है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी स्थिति को मैप पर देखने के लिए अब हम स्लाइड 3 देख रहे हैं। और इसमें लिखे गए बिंदु इस प्रकार हैं। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वी भारत में स्थित, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी का विस्तृत तट। तीसरा, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़ने का एकमात्र मार्ग। और चौथा, इसे उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो सोचिए कि भारत एक विशाल इमारत है, तो उत्तर पूर्वी राज्य उस इमारत का एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन थोड़ा अलग थलग कमरा है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। हाँ, और पश्चिम बंगाल उस कमरे तक पहुंचने का एकमात्र जमीनी गलियारा है। इसलिए इसे गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट की उपाधि दी गई है। इसके बिना तो जमीनी रास्ते से हमारा अपने ही उत्तर पूर्व से संपर्क टूट जाएगा। यहाँ जो आपने प्रवेश द्वार वाली बात कही, वो बहुत अहम है। क्योंकि यही कनेक्टिविटी आगे चलकर एक बहुत बड़ी भू रणनीतिक चुनौती बन जाती है। तो अब हम स्लाइड 4 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है अक्षांश एवं देशांतर। यहाँ जो सटीक डेटा दिया गया है वो है अक्षांश 21 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ से 27 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ। और देशांतर है 85 डिग्री 50 मिनट्स ईस्ट से 89 डिग्री 53 मिनट ईस्ट। और इसमें आगे 2 बहुत खास बातें लिखी हैं। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राज्य के मध्य से गुजरती है और यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अच्छा, तो कर्क रेखा इसके बीच से गुजरने का सीधा असर इसकी जलवायु पर पड़ता होगा। बिल्कुल। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राज्य के बीच से जाता है, तो मतलब राज्य का एक बड़ा हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल जोन में आ गया। यहाँ सूरज की किरणें काफी सीधी पड़ती हैं, जिससे भयंकर गर्मी और उमस होती होगी। हाँ, और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं इसी गर्मी के कारण फिर भारी बारिश लाती हैं, जो धान और जूट जैसी फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये जलवायु का गणित तो अच्छे से समझ आ गया, लेकिन जब हम इस राज्य को उत्तर से दक्षिण तक नापते हैं ना, तो इसके आकार में एक बहुत ही अजीब सी विषमता देखने को मिलती है। और इसी को समझने के लिए अब हम स्लाइड 5 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है भौगोलिक विस्तार। जी, इसके बिंदु हैं उत्तर से दक्षिण लगभग 623 किलोमीटर लंबा, पूर्व से पश्चिम लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में डेल्टा तक विस्तृत। लेकिन मुझे इस आखिरी बिंदु ने बहुत हैरान कर दिया। यहाँ लिखा है सबसे संकरा भाग चोपड़ा मात्र 9 किलोमीटर चौड़ा। इसे महानंदा कॉरिडोर भी कहते हैं। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब मैं सोच रही थी, सोचिए 623 किलोमीटर लंबा राज्य, लेकिन एक जगह पर चौड़ाई सिर्फ 9 किलोमीटर। मेरा एक सवाल है यहाँ। पूछिए। अगर ये मात्र 9 किलोमीटर चौड़ा है और ये उत्तर पूर्व को जोड़ने वाला इकलौता रास्ता है, तो सरकार ने अब तक इस पूरी जमीन को लेकर यहाँ एक विशाल, पूरी तरह से सुरक्षित फोर्ट्रेस जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना लिया? मतलब क्या चीज उन्हें रोक रही है? ये एक बहुत ही तार्किक और रणनीतिक सवाल पूछा आपने।
देखिए, जिसे हम महानंदा कॉरिडोर या आम भाषा में चिकन नेक कहते हैं, उसे फोर्ट्रेस बनाना इतना आसान है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी एक तरफ नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और दूसरी तरफ बांग्लादेश की। और बीच में क्या है? घनी आबादी है, चाय के बागान हैं और महानंदा जैसी नदियां हैं जो हर मॉनसून में अपना रास्ता बदल लेती हैं। ओहो, अच्छा। अब आप अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को तो धकेल नहीं सकते ना, और नदियों के बहाव को कंक्रीट से पूरी तरह बांधना नामुमकिन है। अगर हम इसे मानव शरीर के उदाहरण से समझें तो ये 9 किलोमीटर का हिस्सा हमारी गर्दन की कैरोटिड आर्टरी की तरह है, जो दिमाग तक खून ले जाती है। बिल्कुल। ये नस बहुत पतली है, पूरी तरह खुली हुई है, और यही वो नस है जो पूरे उत्तर पूर्व तक रसद, सेना और व्यापार पहुंचाती है। अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा या सैन्य तनाव में ये नस दब गई तो पूरा उत्तर पूर्व मुख्य भूमि से कट सकता है। बाप रे, ये कैरोटिड आर्टरी वाली बात ने तो इस 9 किलोमीटर की संवेदनशीलता को पूरी तरह साफ कर दिया। जब इतने संकरे रास्ते की बात आती है तो तुरंत ये सवाल भी उठता है कि इस राज्य का कुल आकार कितना है और ये अपनी आबादी को कैसे संभालता है। सही बात है। इसी का उत्तर खोजने के लिए अब हम स्लाइड 6 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है क्षेत्रफल। यहाँ जो बिंदु दिए गए हैं वो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर, भारत में 13वां स्थान, देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.7% हिस्सा, और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उच्च जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या ये केवल कोलकाता जैसे महानगरों की वजह से है, या फिर इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि राज्य के मध्य में गंगा का जो उपजाऊ मैदान है वो ऐतिहासिक रूप से इतनी जबरदस्त खेती का समर्थन करता आया है कि वहाँ आबादी खुद ब खुद बसती चली गई। आपने बिल्कुल सही मैकेनिज्म पकड़ा है। यहाँ भूगोल में कॉन्सेप्ट होता है कैरिंग कैपेसिटी, यानी किसी जमीन की भरण पोषण की क्षमता। वो जितनी अधिक होती है वहां जनसांख्यिकीय दबाव उतना ही बढ़ता है। अच्छा, तो उपजाऊ मिट्टी इसका मुख्य कारण है। केवल 2.7% हिस्सा होने के बावजूद यहाँ की जलोढ़ मिट्टी और भरपूर पानी के कारण हजारों सालों से सघन बस्तियां बसती आई हैं। अब आज के समय में सोचिए, जब एक छोटे से क्षेत्रफल पर इतनी बड़ी आबादी रहेगी तो क्या होगा? संसाधनों पर भारी दबाव पड़ेगा। बिल्कुल। पीने के पानी, आवास और रोजगार पर बहुत भयानक दबाव पड़ता है। एक प्रशासक के लिए इस छोटे से भूभाग में कृषि भूमि को बचाते हुए शहरीकरण को मैनेज करना एक बहुत बहुत जटिल काम है। तो चलिए देखते हैं कि इस राज्य को चारों तरफ से किसने घेर रखा है। अब हम स्लाइड 7 देख रहे हैं। इसका शीर्षक राज्य की सीमाएं है। जी, इसमें दिशाओं के अनुसार विवरण है। उत्तर सिक्किम और भूटान, पूर्व असम और बांग्लादेश, पश्चिम बिहार, झारखंड और नेपाल, और दक्षिण उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी। और इसका जो निष्कर्ष वाला बिंदु है वो है कुल मिलाकर 3 देश और 5 राज्य सीमा बनाते हैं। मुझे लगता है छात्रों के लिए ये संख्या 3 देश और 5 राज्य याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और इन सीमाओं ने जो 3 अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनकी कहानी बहुत गहरी है। इसी पर विस्तार से बात करने के लिए अब हम स्लाइड 8 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इसमें क्या बिंदु दिए गए हैं? इसमें लिखा है 3 देशों से सीमा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। दूसरा, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि 2272 किलोमीटर है। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र। और चौथा, रणनीतिक महत्व की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील। ये 2272 किलोमीटर वाली सीमा सच में बहुत लंबी है। हाँ, और यहाँ एक बात जो अक्सर लोग नहीं सोचते कि बांग्लादेश के साथ ये सीमा इतनी पोरस यानी छिद्रपूर्ण और संवेदनशील क्यों है? क्यों है ऐसा? क्योंकि 1947 में जब सिरिल रैडक्लिफ ने ये सीमा रेखा खींची थी ना, तो वो किसी प्राकृतिक पहाड़ या गहरी खाई को देखकर नहीं खींची गई थी। वो रेखा रातों रात मौजूदा गांवों, नदियों, खेतों और एक ही भाषा बोलने वाले समुदायों के बीच से बस खींच दी गई थी। ओह, तो मतलब लोगों के घर और खेत भी कट गए होंगे। बिल्कुल। और नदियां हर साल अपना रास्ता बदलती हैं। इसलिए इस पूरी 2272 किलोमीटर की सीमा पर कंटीले तार लगाना भौगोलिक रूप से संभव ही नहीं है। इसीलिए तो यहाँ सीमा पार घुसपैठ और तस्करी जैसी सुरक्षा चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं। ये रैडक्लिफ रेखा वाला ऐतिहासिक संदर्भ तो एकदम साफ कर देता है कि केवल भूगोल नहीं बल्कि इतिहास भी आज की सुरक्षा नीतियों को तय कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बाद अब राज्य की आंतरिक सीमाओं पर भी नजर डालते हैं। अब हम स्लाइड 9 देख रहे हैं।
इसका शीर्षक दिशा अनुसार पड़ोसी राज्य है। हाँ, यहाँ उन 5 राज्यों का विवरण है। बिंदु है, कुल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। पश्चिम झारखंड सबसे लंबी राज्य सीमा और बिहार, उत्तर सिक्किम और पूर्व एवं दक्षिण असम और ओडिशा। यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र एक गलती कर बैठते हैं। कैसी गलती? अगर प्रश्न सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हो तो उत्तर बांग्लादेश होगा, लेकिन अगर पूछा जाए सबसे लंबी राज्य सीमा तो वो पश्चिम में झारखंड के साथ लगती है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। इस तरह के बारीक अंतर ही तो परीक्षा में सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का फासला तय करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सीमाओं को समझने के बाद अब हम इस राज्य के उस सुपर पावर वाले पहलू पर आते हैं जो इसे पूरे भारत में अद्वितीय बनाता है। अब हम स्लाइड 10 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है भौगोलिक महत्व। जी। इसमें लिखा है, भारत का एकमात्र राज्य जहां हिमालय और समुद्र दोनों हैं। पूर्वी भारत का प्रमुख व्यापारी केंद्र, कोलकाता पोर्ट पूर्व का प्रमुख बंदरगाह और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सामरिक प्रवेश द्वार। ये तो भूगोल के छात्रों के लिए किसी बुफे की तरह है ना, जहां एक ही प्लेट में पहाड़ भी हैं और समुंदर भी। हाँ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। हिमालय और समुद्र का एक ही राज्य में होना केवल एक प्राकृतिक अजूबा नहीं है, ये एक संपूर्ण इकोलॉजिकल इंजन की तरह काम करता है। वो कैसे? देखिए, पहाड़ों से नदियां ताज़ा पानी और गाद यानी सिल्ट लाती हैं, जो मैदानों को उपजाऊ बनाती हैं, और फिर वही नदियां समुद्र में गिरकर एक विशाल डेल्टा बनाती हैं, जो चक्रवातों और तूफानों से राज्य की रक्षा करता है। और इसी समुद्री जुड़ाव के कारण कोलकाता पोर्ट का अस्तित्व है। इस स्लाइड का एक बिंदु ये भी कहता है कि ये दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सामरिक प्रवेश द्वार है। इसका मतलब ये है कि अगर भारत को अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत म्यांमार, थाईलैंड या सिंगापुर के साथ व्यापार और रणनीतिक प्रभाव बढ़ाना है, पश्चिम बंगाल की समुद्री सीमाओं के बिना तो संभव ही नहीं है। एकदम सही। और इतने विशाल इकोलॉजिकल इंजन और रणनीतिक महत्व वाले राज्य को चलाने के लिए जो प्रशासनिक ढांचा चाहिए, वो भी उसी स्तर का होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसी ढांचे को समझने के लिए अब हम स्लाइड 11 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है प्रशासनिक विभाजन। इसके बिंदु है 23 जिले हैं, कुशल प्रशासन हेतु 5 संभागों में विभाजित। कोलकाता राज्य का सबसे बड़ा महानगर और पंचायती राज और स्थानीय शासन का मजबूत ढांचा। यहाँ जो प्रशासन को 5 संभागों या डिविजन्स में बांटा गया है, वो महज एक कागजी प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए जमीनी स्तर पर पंचायती राज के मजबूत ढांचे की आवश्यकता होती है, ताकि स्थानीय लोग अपने विशिष्ट भौगोलिक समस्याओं का समाधान खुद तय कर सकें। इसका मतलब है कि प्रशासन सीधे तौर पर प्राकृतिक विविधता का मोहताज है। और ये विविधता असल में दिखती कैसी है, इसे जानने के लिए अब हम स्लाइड 12 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है प्राकृतिक विविधता। इसमें राज्य के 4 मुख्य प्राकृतिक हिस्से बताए गए हैं, है ना? हाँ, उत्तर में बर्फीले दार्जिलिंग हिमालय, दक्षिण में विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार और मध्य में गंगा नदी का उपजाऊ मैदान। अगर आप इसे कैनवस की तरह देखें ना, तो उत्तर में दार्जिलिंग की कठोर चट्टानें और चाय के बागान हैं। जैसे जैसे आप नीचे मध्य भाग में आते हैं, आपको गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बिठाई गई एकदम नर्म और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और पश्चिम में? पश्चिम की तरफ जाएं तो छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। वहां की जमीन लाल है और वो कोयले और अन्य खनिजों से भरी हुई है। और फिर एकदम दक्षिण में सुंदरबन का मैंग्रोव जंगल है, जहां नदियां समुद्र से मिलकर एक भूल भुलैया सी बनाती हैं। मतलब एक ही राज्य की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर मिट्टी और आबो हवा के ये 4 बिल्कुल अलग अलग रूप सच में इसे एक दुर्लभ भौगोलिक क्षेत्र बनाते हैं। बिल्कुल। इतनी विविधता और इतने सारे तथ्यों पर चर्चा करने के बाद अब समय है इन सभी को परीक्षा के दृष्टिकोण से समेटने का। अब हम स्लाइड 13 देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। ये एक तरह का रिकैप है। इसमें पहला बिंदु है अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ से 27 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देश बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। चौथा, राज्य सीमा 5 राज्य सिक्किम, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। और अंतिम बिंदु स्पष्ट करता है कि यह स्लाइड परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इन सभी तथ्यों को हमने गहराई से समझा है कि ये सिर्फ नंबर नहीं है,
इनके पीछे का विज्ञान और इतिहास क्या है, ये भी हमने देखा। हाँ, और परीक्षा हॉल के उस भारी दबाव में ना, जब आपके पास सोचने का समय बहुत कम होता है, तब यही तथ्य तेजी से याद आने चाहिए। इसी प्रक्रिया को तेज करने के लिए अब हम स्लाइड 14 देख रहे हैं। इसका शीर्षक क्विक रिवीजन है। जी। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, सबसे लंबी राज्य सीमा झारखंड, राज्य का सबसे संकरा हिस्सा चोपड़ा जो कि 9 किलोमीटर है। और मैप आधारित प्रश्न यूपीएससी और डब्ल्यूबीपीएससी में तो गेम चेंजर साबित होते हैं। इसी के साथ हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।